कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहां टोरेंट माइनिंग जैसी कंपनियां काफी समय से माइनिंग का काम कर रही थीं। जंगल काटे जा रहे थे, सब कुछ प्रदूषित हो रहा था, जिसकी वजह से वहां की नदी का पानी जहरीला बन गया था और कैंपर्स को कैंपिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ समस्या सिर्फ ये जहरीला पानी नहीं था। एक कैंप में हम कुछ लोगों की लाशें देखते हैं जिनकी बुरी तरह चीर-फाड़ हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा हो। ये सब कैसे हुआ और किसने किया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। इस सब से अनजान शेरिफ मैडी अपनी ड्यूटी कर रही थी, जिनके पिता भी एक पुलिस अफसर थे और जिनकी वजह से शहर के लोग मैडी को भी बहुत पसंद करते थे। मैडी के पिता ने शहर के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे। मैडी की आवाज़ हमें सुनाई जाती है जो कहती है कि मुझे बचाते हुए मेरे पापा मर गए। वो एक हीरो थे, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे टाउन के लिए। इस बात का अफसोस मैडी को आज भी है। इसके बाद हम श्मिटी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कुत्ते रैल्फी के साथ शिकार पर आया था। तब उसे किसी जानवर की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, पर श्मिटी उसे नजरअंदाज करके अपने शिकार पर ध्यान लगाए रखता है। मगर तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। डर और खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। वो गोली चलाता है। आगे क्या हुआ नहीं दिखाया जाता। मैडी उस समय शहर में ही थी। वो लोकल लोगों से कुछ बातें कर रही थी कि थोड़ी देर बाद वहां घबराया हुआ श्मिटी आता है। वो मैडी से मिलता है। वो बहुत घबराया हुआ था और मैडी को हमले के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उस पर एक विशाल और भयानक कंगारू ने हमला किया था जो बिल्कुल पोजेस्ड लग रहा था। श्मिटी बौखलाया हुआ था। वो कहता है कि सबकी जान खतरे में है क्योंकि वो कोई आम कंगारू नहीं था। उसने उसे इतनी नज़दीक से गोली मारी, फिर भी वो कंगारू जिंदा बच गया। श्मिटी का कुत्ता भी गायब था और उसे शक है कि उसी कंगारू ने उसे भी मार डाला होगा। श्मिटी थोड़ा सा पागल था। वो वियतनाम में जंग भी लड़ चुका था और अब उसकी उम्र हो गई थी, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था और मैडी को भी उस पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद श्मिटी नशे में है, इसलिए वो उसे सड़क के बीच से गाड़ी हटाने को कहती है। फिर वो एक पब के अंदर जाती है जहां दो आदमी टिम और रिकी आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही नशे में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। जब मैडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वे लोग उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं, जिस वजह से मैडी गुस्से में उनकी गाड़ी की चाबी ले लेती है और सजा के तौर पर उन्हें पैदल ही घर लौटने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद मैडी अपनी आंटी डोना से बात करती है, जो दरअसल श्मिटी की एक्स वाइफ थी। मैडी डोना को भी श्मिटी की कंगारू वाली कहानी के बारे में बताती है, लेकिन डोना को इस बात पर हंसी आती है। उसे भी लग रहा था कि शायद श्मिटी का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रहा और शायद यही वजह है कि डोना उससे अलग हो गई थी। अब शाम हो चुकी है। हम देखते हैं कि टिम और रिकी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए घर की तरफ जा रहे थे। तब रिकी कहता है कि उसे हल्का होना है, तो टिम उसके लिए टॉर्च चलाता है। लेकिन आज उसे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर आसपास छोटे मोटे जानवर जरूर होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी। जब वो टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डालता है तो उसे झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं जो उन्हें ही घूर रही थी, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रिपी उन पर हमला करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहां आसपास कोई नहीं था जो उनकी ये चीखें सुन सके। अगले दिन मैडी को डेव का कॉल आता है, जिसने रिकी और टिम की लाशें देखी थी। ये सुनकर मैडी को बहुत दुख होता है। दिल ही दिल में वो खुद को दोष दे रही थी, क्योंकि उसी ने इन दोनों को पैदल घर जाने की सजा दी थी। लाशों का बुरा हाल किया गया था। मैडी अंदाजा लगाती है कि यह काम किसी जंगली जानवर का है, पर अजीब बात यह है कि उस शिकारी जानवर ने इन्हें खाया नहीं, बस मार डाला। डोना कहती है कि यह किसी भेड़ियों के झुंड का काम हो सकता है या शायद कोई मगरमच्छ, लेकिन पानी उस जगह से काफी दूर था। डेव कहता है कि यह काम जिस भी जानवर का है वो काफी शक्तिशाली था, जिसने दो इंसानों को इतनी आसानी से मार दिया। मैडी कहती है कि यह भी हो सकता है कि किसी गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया हो और फिर जंगली जानवरों ने इन्हें खा लिया हो। डोना एम्बुलेंस या कॉर्नर को बुलाने की सलाह देती है, लेकिन मैडी कहती है कि यह मुमकिन नहीं है। उस जगह एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल है और एम्बुलेंस मरे हुए लोगों के लिए नहीं भेजी जाती। कॉर्नर भी जंगलों में लगी आग की वजह से नहीं आ सकता। तभी श्मिटी भी वहां पहुंच जाता है।
वो रोते हुए कहता है कि कोई उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करता, ये काम उसी ज़ॉम्बी कंगारू का है। तब डॉना उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है और उसे मजाक सूझ रहा है। मैडी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्राइम सीन पर क्या कर रहा है, तो श्मिटी कहता है कि वो अब तक अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। वो मैडी को जमीन पर कुछ दिखाने की कोशिश करता है। दरअसल वहां उस कंगारू के फुटप्रिंट्स थे जो अब पहले से भी बड़े हो गए थे, लेकिन वो सिर्फ उसे वहां से जाने के लिए कहती है, तो श्मिटी उदास होकर चला जाता है। अब मैडी उन दोनों लाशों को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। डॉक्टर भी उन लाशों को देखकर हैरान थे, क्योंकि न ही उन लोगों को किसी हथियार से मारा गया था और न ही किसी हादसे के निशान थे। इसलिए यह समझना मुश्किल था कि आखिर ये क्या था और किसने किया। तभी मैडी को उसके साथी का कॉल आता है, जो रूबिन विलियम्स नाम के एक आदमी के केस पर काम कर रहा था। यह आदमी टॉरेंट माइनिंग में एक नया कर्मचारी था और छोटी मोटी चोरी के अलावा उस पर कई लोगों को मारने का भी एक केस था। मैडी तुरंत डेव को बुलाकर कहती है कि उसे रूबिन से पूछताछ करनी होगी। रूबिन से मिलने पर मैडी उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ था, लेकिन रूबिन जवाब देने से इनकार कर देता और कहता है कि वो अपना वकील बुलाएगा। ये सुनकर मैडी को उस पर शक होता है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। रात को पब में सब इसी बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग डरे हुए थे। एक बूढ़ी औरत कहती है कि उसने अपने बेटे को रात में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है जब तक यहाँ का खतरा टल नहीं जाता। तब मैडी सबको भरोसा दिलाती है कि अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुजरिम जेल में है। मैडी ट्रॉय से कहती है कि वो बिना किसी डर के अपनी प्रैक्टिस जारी रखे, और ट्रॉय भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन जल्द ही ट्रॉय भी उस राक्षस का शिकार बन गया जब वो शाम के समय वॉक पर निकला। ट्रॉय की माँ घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी समय बाद भी वो वापस नहीं आया तो उसकी माँ मैडी को कॉल करती है। अब मैडी जल्दी से जंगल की तरफ जाती है, जहां ट्रॉय की माँ उसकी लाश को लेकर बैठी हुई थी। मैडी के आने पर ट्रॉय की माँ भड़क जाती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसने ट्रॉय को बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस सब से मैडी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से एक लड़के की जान चली गई। अब इसके बाद वो श्मिटी से मिलने जाती है, क्योंकि ट्रॉय की लाश के आसपास भी वैसे ही निशान थे जैसे बाकी लाशों के पास। मैडी अब बहुत निराश थी, क्योंकि वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। तब श्मिटी उसे एक कहानी सुनाता है, एक प्राचीन राक्षस की कहानी जो एक शैतानी शक्ति थी। ये सुनकर मैडी कहती है कि कल सुबह एक टीम उस कंगारू का शिकार करने जाएगी। ये सुनकर श्मिटी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो सुबह उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है। इस ग्रुप में सभी वॉलंटियर्स थे और खासकर माइनिंग कंपनी के कर्मचारी। डेव भी उनके साथ था। उसका कहना था कि ये लोग उसकी जिम्मेदारी हैं। डेव और उसका ग्रुप जीप लेकर एक तरफ जाता है, जबकि मैडी दूसरी तरफ डॉना और श्मिटी के साथ जाती है। दोपहर तक कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। शाम होने वाली थी तो मैडी कहती है कि ये उनका आखिरी स्टॉप होगा। तभी वो एक कैंपिंग साइट पर रुकते हैं। ये वही कैंप था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मैडी को वो दोनों लाशें दिखाई देती हैं जिनकी हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर मैडी के होश उड़ जाते हैं और उसे अब यकीन हो जाता है कि जो भी चीज़ है वो बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। अब रास्ते में उन्हें सड़क के बीच एक बड़ा जानवर पड़ा हुआ मिलता है। ये लोग उसके करीब जाते हैं। ये एक गाय थी जिसे उस राक्षस यानी कंगारू ने बीच से खा रखा था। तभी डेव सबको अपनी टॉर्च बंद करने को कहता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो राक्षस वहीं कहीं आसपास है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और फिर अचानक वो कंगारू उन पर हमला कर देता है, जिससे डेव के 3 साथी मारे जाते हैं। वो लोग उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस कंगारू पर कोई असर नहीं होता। कंगारू डेव को मारने आता है, लेकिन तब तक डेव जीप में बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन घबराहट की वजह से वो जीप संभाल नहीं पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी, श्मिटी और डॉना जब वहां पहुंचते हैं तो डेव मर चुका होता है। ये देखकर मैडी बहुत दुखी थी, क्योंकि एक एक करके उसके लोग मर रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो तो आज तक इस दुख से बाहर नहीं आई थी कि उसके पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। तभी श्मिटी उसे एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूदे थे, बल्कि उस दिन वो नशे में थे। पैर फिसलने की वजह से वो पत्थर से टकरा गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन मैडी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, तो श्मिटी उससे कहता है, खुद सोचो
तुम तो हमेशा से एक अच्छे तैराक थे, तो तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए क्यों कूदते? वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वो कंगारू उन पर हमला कर देता है। मैडी भी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन हमेशा की तरह उस पर गोलियों का असर नहीं होता। तब मैडी उसे अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंगारू खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उनके पास पैदल वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो लोग किसी तरह श्मिटी के घर पहुंच गए थे, लेकिन अभी उन्हें शहर में सबको खबर करनी थी। लेकिन बिजली न होने की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा था। लाइट लाने के लिए उन्हें जनरेटर को ऑन करना होगा, जो घर से कुछ दूरी पर रखा हुआ था। यह काम बहुत जोखिम भरा था, इसलिए मैडी उसे ऑन करने जाती है। मैडी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी उसके पास श्मिटी का कुत्ता रैल्फी आ जाता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो जल्दी से जनरेटर ऑन करके वापस आती है। रैल्फी को देखकर श्मिटी बहुत खुश था। लाइट आने पर डॉना रेडियो पर संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस समय रेडियो नहीं सुनता। अब वो लोग खुद शहर जाकर लोगों को बताने वाले थे, जिसके लिए मैडी एक बार फिर बाहर से बैटरी लाने जाती है। लेकिन इस बार उसके सामने वही कंगारू आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वो सीधा शहर के बार में पहुंचते हैं, जहां लोग मजे कर रहे थे। जब उन्होंने उस कंगारू का जिक्र किया तो लोग डर गए। कुछ ही देर बाद उनका पीछा करता हुआ वो कंगारू शहर के अंदर आ चुका था। उस हैवान को देखकर सभी डरे हुए थे, पर मैडी उन्हें समझाती है कि उन सभी को मिलकर उसे रोकना होगा। इसलिए वो सभी तुरंत वहां का फर्नीचर खींचकर सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। तभी बाहर एक पुलिस सायरन बजता है, जो सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद आ गई है। लेकिन वहां सिर्फ एक ही ऑफिसर स्टैन पहुंचा था, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनका मुकाबला किस राक्षस से है। स्टैन गाड़ी से बाहर आकर मैडी को पुकारता है। उसे समझ नहीं आता कि वहां इतनी खामोशी क्यों थी। तभी हम देखते हैं कि वो कंगारू बिल्कुल उसके पास आ गया था और अब स्टैन भी उसके हाथों मारा जाता है, जिसके बाद वो राक्षस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। श्मिटी सबको बेसमेंट की तरफ भागने के लिए कहता है, लेकिन मैडी वहां से नहीं जाती। वो बंदूक लेकर उसके आने का इंतजार करती है। डॉना उसे समझाती है कि उसे अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैडी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन श्मिटी और डॉना उसका साथ नहीं छोड़ते। वो लोग एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। कंगारू उन्हें सूंघने लगता है। तब उसका ध्यान भटकाने के लिए श्मिटी एक स्टिक फेंकता है, लेकिन तभी बेसमेंट के अंदर से रैल्फी भौंकने लगता है और अब कंगारू उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। अब मैडी को उसका सामना करना होगा। वो बाहर आकर अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। मैडी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी डॉना जोर से वहां लगी बेल बजाने लगती है, जिससे राक्षस का ध्यान उस तरफ चला जाता है। उसी समय श्मिटी मैडी को एक कुल्हाड़ी देता है, जिसकी मदद से वो सीधे उस राक्षस के सिर पर वार करती है। इस तरह सिर कटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कंगारू को मारने के बाद वो सब बहुत खुश थे और अब मैडी ने अपने अतीत को भी स्वीकार कर लिया था। चाहे उसके पिता की मौत जैसी भी हुई हो, लेकिन वो हमेशा उसके हीरो रहेंगे। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों का उस बीमार कंगारू ने शिकार किया था, वो अब जिंदा होकर बाकी लोगों का शिकार कर रहे थे। यानी वो वायरस अब इंसानों में भी फैल चुका था और ये सब शुरू हुआ था प्रदूषण से। फिल्म में यही संदेश दिया गया है। तो ये थी दोस्तों रिपी फिल्म की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।